दोस्तों नमस्कार। आपको कहानी कैसी लग रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है वो अपने सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं और 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आ रहा हूँ। 156वां एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को उस मास्टरमाइंड के बारे में पता चल गया था। उसने अब तक उस तक पहुंचने के लिए ईगल गैंग के सरगना जोगिंदर के बेटे माधव को किडनैप भी कर लिया था। युवराज ने उसे वसीम के अड्डे पर बांध दिया था और खुद जोगिंदर के किसी भी एक्शन का इंतजार करता हुआ सिंघानिया हाउस के लिए निकल गया था। उधर चौधरी हाउस में आज का दिन बेहद खास था। इतने दिनों के बाद घर में खुशियों की एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी। जब से यशवंत और यामिनी पर हमला हुआ था पूरा परिवार डर और दुख से घिर गया था। लेकिन आज आखिरकार वो बुरा समय खत्म हो गया था। यशवंत चौधरी और यामिनी चौधरी अस्पताल से घर लौट आए थे। इसी खुशी में माही और टीना ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। यह पार्टी घर की खुशियों को वापस लाने की कोशिश थी। माही का असिस्टेंट भाग्या, अवनी और एक बेहद खास इंसान शिवानी हीराचंदानी को भी बुलाया गया था। शिवानी की वजह से ही यशवंत और यामिनी की जान बच पाई थी। अगर वो समय पर अस्पताल का बिल न भरती तो माही और टीना अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो देती। शिवानी कोई पारिवारिक सदस्य नहीं थी, लेकिन आज वो इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। चौधरी हाउस को हल्के फूलों की सजावट से संवारा गया था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी, जो माहौल को और भी शांत और खुशनुमा बना रही थी। माही और टीना ने खास इंतजाम किए थे। डाइनिंग टेबल पर खाने का बेहतरीन अरेंजमेंट था। माही ने खुद अपनी माँ के लिए उनके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाए थे। टीना ने चॉकलेट केक ऑर्डर किया था जिस पर लिखा था वेलकम होम मॉम डैड। यामिनी व्हीलचेयर पर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। यशवंत का चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, मानो इतने दिनों के संघर्ष के बाद अब जाकर उन्होंने सुकून की सांस ली हो। सब धीरे धीरे बैठ गए। एक हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। माही ने शिवानी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिवानी, तुमने जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी। अगर तुम ना होती तो। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। शिवानी ने हल्की मुस्कान दी और हाथ जोड़ते हुए कहा, माही, परिवार को में अपने को थैंक यू नहीं कहते। जो भी काम मैंने किया वो इंसानियत थी। वैसे भी मेरी कंपनी में काम करने वाला हर शख्स मेरे लिए परिवार जैसा ही है। इतना कहकर शिवानी एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। मुझे पता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। एक समय था जब पैसे ना होने की वजह से मैंने अपने माँ पिता को खो दिया था। उसकी आवाज कांप रही। उसके ये शब्द सुनकर पूरे कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। यामिनी अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की। माही घबरा गई। मॉम, आराम से। लेकिन यामिनी ने खुद धीरे धीरे खुद को संतुलित किया और लड़खड़ाते कदमों से शिवानी के पास आई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से शिवानी को गले लगा लिया और कहा, अब से मेरी दो नहीं 3 बेटियां हैं। माही, टीना के अलावा तुम भी मेरी बेटी हो शिवानी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शिवानी के लिए सब्र का बांध टूट गया। वो यामिनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरे कमरे में एक इमोशनल लहर दौड़ गई। टीना, माही, भाग्य, अवनी सबकी आंखें नम हो गई थी। कुछ देर के बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो यशवंत ने हंसते हुए कहा, अब बहुत होया रोना धोना, हमें अब खुशियां मनानी चाहिए। क्या तुम लोग सब के सब इस तरह माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? चलो हंसो जल्दी से। इस पर टीना ने चुटकी ली। बिल्कुल डैड, पर इससे पहले आपको केक काटना होगा। सब हंस पड़े। केक काटा गया और फिर हल्के फुल्के बातचीत शुरू हो गई। भाग्या ने मजाक में कहा, टीना, तुमने इतना बड़ा केक ऑर्डर कर लिया, लेकिन हम सब मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। टीना ने हंसते हुए कहा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे बॉस को बुला लूं, लेकिन वो खुद इतना बिजी रहते हैं, शायद पूरा केक भी ना खा पाए। अवनी ने आंख मारते हुए कहा, तो क्या हुआ, शिवानी जी यही है? हमें नहीं लगता कि उन्हें मीठा खाना पसंद नहीं होगा। शिवानी हंसते हुए बोली, अरे बाबा, मीठे की मैं पुरानी दुश्मन हूं, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ी सी चीटिंग कर सकती हूँ। सब फिर से हंस पड़े। पार्टी के आखिर में यशवंत ने एक घोषणा की, शिवानी, अगर तुम बुरा ना मानो तो बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिवानी ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, बिल्कुल अंकल, बताइए ना। यशवंत ने अपनी बात आगे करते हुए कहा, हमने आज तक बहुत से लोगों पर भरोसा किया, लेकिन हर किसी ने हमें धोखा ही दिया, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की। शिवानी ने यशवंत के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन अंकल, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। यामिनी भी शिवानी का हाथ थामते हुए बोली, बेटा, हमें इस वक्त अपने परिवार में तुम्हारी जरूरत है। शिवानी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मैं ना नहीं कह सकती, और मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही सबने तालियां बजाई।
इस पार्टी में न केवल चौधरी परिवार की खुशियां थी, बल्कि शिवानी को भी एक नया परिवार मिल गया था। जो लड़की अपने माता पिता को खोने के बाद अकेली थी, आज उसे माँ बाप, बहनें और एक नया भविष्य मिल गया था। माही, टीना, भाग्य, अवनी सब शिवानी के चारों ओर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर एक तस्वीर ली। आज चौधरी हाउस में सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। इसी बीच मुंबई के जुहू इलाके में एक और पार्टी चल रही थी। ये इसी आलिशान होटल की इनॉग्रेशन की पार्टी थी। ये होटल पहले कुणाल कुलकर्णी ग्रुप के ओनरशिप में था, लेकिन अब इस होटल का मालिक बदल चुका था, क्योंकि कुणाल कुलकर्णी का नया चेयरमैन युवराज का छोटा भाई हार्दिक बन गया था। पूरा होटल एक राजसी महल की तरह सजा हुआ था। सोना की झालरें जैसी दीवारें, महंगे विदेशी फूलों की खुशबू और शानदार झूमरों की रोशनी इस होटल को और भी भव्य बना रही थी। आज का दिन हार्दिक के लिए बेहद खास था। हार्दिक, जो कभी विक्रम हुआ करता था, अब एक नया नाम और नई पहचान लेकर इस दुनिया के सामने खड़ा था। आज से ये ब्लू ड्रीम होटल मेरे नाम है, हार्दिक ने अपने दोस्तों से कहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी को उसके शिकार की गंध आ गई हो। युवराज ने कुलकर्णी ग्रुप के 53% शेयर खरीदकर हार्दिक को गिफ्ट कर दिए थे। वहीं उसने बाकी के बचे 47% शेयर भी दूसरे शेयर होल्डर से अपने नाम ट्रांसफर करा लिए थे, वो भी किसी को डरा धमकाकर या फिर लालच देकर। अब पूरा कुलकर्णी ग्रुप हार्दिक के कंट्रोल में था, इसलिए उसने होटल का रेनोवेशन करवाया और इस होटल के लिए 7 स्टार सर्टिफिकेट भी रजिस्टर करवा लिया था। उसने होटल का नाम बदलकर ब्लू ड्रीम रख दिया था। हार्दिक बिजनेस में हर हाल में युवराज को हराना चाहता था। आज इसी होटल की इनॉग्रेशन पार्टी थी। शहर के सबसे बड़ी अमीर लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। अंजलि कपूर भी इस पार्टी में आई थी और हर कोई पार्टी का आनंद ले रहा था। चारों तरफ महंगी वाइन, शैंपेन और शराब की सुगंध फैल रही थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनकी हंसी ठिठोली पे पूरा होटल गूंज उठा था। इसी बीच हार्दिक और अंजलि बात करने के लिए एक प्राइवेट रूम में बैठे थे। दोनों एक हाथ में एक वाइन ग्लास के रखे हुए थे। अंजलि और हार्दिक स्कूल टाइम के क्लासमेट और अच्छे दोस्त थे। अंजलि को पता था कि हार्दिक अपने परिवार और खासकर युवराज से नफरत करता है। हार्दिक हर चीज से युवराज से आगे निकलना चाहता था। इस बात का फायदा उठाने के लिए ही अंजलि आज हार्दिक से मिलने आई थी। उसने वाइन का सिप लेते हुए हार्दिक से कहा, विक्रम, वाइन तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद हमेशा की तरह बेहतरीन ही रहती है। हार्दिक ने थोड़ा गुस्से में कहा, अंजलि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अब विक्रम मत बुलाया करो। मुझे उस घर से मिली हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए, यहां तक कि नाम भी नहीं। मुझे हार्दिक कह सकती हो तुम। हार्दिक ने अपना नाम तक बदल लिया था। वो सिंघानिया परिवार से जुड़ी कोई भी चीज अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वैसे देखा जाए तो उसे युवराज से कुलकर्णी ग्रुप के शेयर भी नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन वो जो हार्दिक था, इसे अपना अधिकार समझता था। अंजलि ने इसे हंसते हुए हार्दिक की बात का जवाब दिया, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, अब से तुम्हें हार्दिक ही कहूंगी। तुम्हारे इस आलीशान होटल के लिए बधाई, लेकिन तुम्हें कुछ पता भी है? ये कहते हुए वो थोड़ी सी रुकी और वाइन के ग्लास को घुमाते हुए आगे बोली, वैसे तो तुम हर बात में युवराज के आगे रहना चाहते हो, फिर माही के मामले में पीछे कैसे रह गए? मतलब? हार्दिक ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मतलब कि माही जैसी सुंदर लड़की तुम ही डिजर्व करते हो, अंजलि ने कहा। हाँ, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ? अब उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब मैं माही को अपना भी कैसे सकता हूँ? और तुम देखना, मैं उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की से शादी करूंगा, हार्दिक ने कहा। उससे सुंदर लड़की अब कहां से ढूंढोगी तुम? जब मैं इस लड़की होकर कह रही हूं कि वो बहुत सुंदर है, तो तुम समझ जाओ कि वो कितनी सुंदर होगी। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। माही और युवराज डिवोर्स ले रहे हैं, तुम अब भी उसे अपना सकते हो, अंजलि ने अपनी चाल चलते हुए कहा। वो माही के पीछे हार्दिक को लगा देना चाहती थी, ताकि वो माही को पूरी तरह से युवराज की जिंदगी से निकाल सके। उसकी बात सुनकर हार्दिक के चेहरे के भाव बदल गए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास हल्का सा हिला। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद ही पता कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। माही जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ होनी चाहिए, युवराज के साथ नहीं, अंजलि ने चालाकी से कहा। हालांकि हार्दिक कुछ देर तक सोचता रहा। वो जानता था कि अंजलि क्या कहना चाहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद हार्दिक ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तुम माही को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ताकि वो तुम्हारे और युवराज के बीच से हट जाए और तुम युवराज के करीब आ सको। मुझे पता है कि तुम बचपन से ही युवराज को पसंद करती हो। अंजलि ने एक पल के लिए अपनी मुस्कान दबाई, लेकिन फिर उसने अपनी आगे चाल बढ़ाते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, तो ये तुम्हारी सोच है, लेकिन सच तो यह है कि माही तुम्हारे लिए बनी है, युवराज के लिए नहीं। हार्दिक के दिमाग में खलबली मच गई। क्या वो माही के वापस ला सकता है? क्या वो युवराज से बदला ले सकेगा? उसने अंजलि की आंखों में धीरे से देखा और कहा, अगर माही को हासिल करने के लिए मुझे ये सब खेल खेलना पड़े, तो शायद मैं सोचूंगा। अंजलि की आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा हंसी और बोली,
यही तो मैं चाहती हूँ, तुम ही सोचो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। हार्दिक भी सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा, वैसे कह तो सही रही है, अगर मैं युवराज से उसकी मोहब्बत ही छीन लूं तो बिल्कुल टूट जाएगा। उसे ऐसे सोच में देखकर अंजलि भी समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लग गया है, इसलिए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने वाइन का ग्लास उठाया और धीरे धीरे सिप लेने लगी। क्या होगा आगे? क्या हार्दिक भी अब माही के पीछे पड़ जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 157वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हार्दिक और अंजलि माही के खिलाफ साजिश करने दोबारा से शुरू कर दिया था। रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपनी आगोश में ले चुका था। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच सिंघानिया हाउस की अपनी चमक अलग ही पहचान बना रहा था। यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि युवराज की ताकत, उसके जुकून और उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। आज युवराज जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। यह चमक किसी आम खुशी की नहीं थी, बल्कि अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की थी। उसकी आंखों में ठहराव था, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान और दिल में असीम विश्वास। युवराज ने घर में कदम रखा तो हर चीज उसकी जगह पर थी, लेकिन आज सब कुछ उसे अलग सा लग रहा था। उसने अपने वफादार नौकर को इशारा करके बताया और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। सीढ़ियों पर उसके भारी कदमों की गूंज पूरे घर में फैल गई। उसने अपना महंगा कोट सोफे पर फेंका और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करके वो बिना रुके वॉशरूम में चला गया। जैसे युवराज ने नल खोला, ठंडे पानी की धार बहने लगी। उसके दोनों हाथों में पानी लिया और अपने चेहरे पर छींटे मारे। उसने गहरी सांस ली। ठंडे पानी ने उसकी आंखों की थकान को गायब कर दिया था। उसने आईने में खुद को देखा। युवराज सिंघानिया, अब तुम सिर्फ एक कदम दूर हो। उसकी आंखों में वही जुनून था। उसने एक लंबी सांस ली, तौलिया उठाया और धीरे धीरे अपने चेहरे को पोंछने लगा। कमरे से लौटकर उसने गहरे नीले रंग के सोफे पर खुद को गिरा दिया। उसकी नजर सामने टेबल पर रखी आधी भरी हुई वाइन की बोतल पर पड़ी। कुछ देर तक वो बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, बोतल उठाई और पास पड़े क्रिस्टल के गिलास में वाइन डालने लगा। युवराज ने गिलास को हल्के से घुमाया, जिसमें वाइन उसमें अच्छे से घुल जाए। आज मैं इस जीत की शुरुआत का जश्न मना रहा हूँ, किसी गम को भुलाने के लिए नहीं। उसने वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया। माही, अब मैं तुम्हें जल्द ही ले आऊंगा। अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। वो खुद से बदबुदाया। उसकी आंखें हल्की सी चमकने लगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, माही की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, सब कुछ युवराज के मन में जिंदा हो उठा। माही की आंखों में जो नफरत थी, क्या वो वैसी ही थी? नहीं, अब उसे मुझसे नफरत करने का कोई हक नहीं। युवराज का चेहरा हल्की मुस्कान से भर गया। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। वो सोफे पर और भी आराम से बैठ गया। अपनी आंखें उसने बंद की और माही के ख्यालों में खोता चला गया। धीरे धीरे उसके हाथ से वाइन का गिलास छूटने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद भारी हो गई। वह माही के ख्यालों में इतना गहरे डूब चुका था कि उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी नहीं पता चला। उसकी सांसें हल्की हो गई। चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वो अपनी सपनों में ही माही के साथ हो। उधर चौधरी हाउस के अंदर पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे और यशवंत चौधरी और यामिनी चौधरी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक लंबी बीमारी से उबरने की राहत और अपने परिवार के साथ होने की खुशी झलक रही थी। माही ने अपने कमरे में कदम रखा। आज का दिन उसके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। उसने अपनी अलमारी खोली, हल्के गुलाबी रंग की नाइटी निकाली और कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका कमरा हल्के पीले सफेद रंग की लाइट से रोशन था। चारों ओर एक सुकून भरी शांति थी। माही ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कितने दिनों बाद आज सब कुछ सही लग रहा है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आज कितने दिनों बाद उसने अपने मम्मी पापा को खुश देखा था। ये खुशी उसके दिल की उम्मीद की नई किरण बनकर चमक रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। जब चौधरी हाउस के अंदर खुशियों का माहौल था, तब कोई बाहर से, कोई गहरी की कोई नजरों से उसे देख रहा था। सड़क किनारे खड़ी एक काली वैन में 4 लोग की परछाइयां हल्की लाइट में दिखाई दे रही थी। शिवानी और बाकी लड़कियां बाहर आ रही थी। एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, गेट खुलने दो, बस चौधरी हाउस के अंदर दाखिल होने का यही सही मौका है। वो सब लोग अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। माही ने कमरे में लाइट बंद कर दी थी, लेकिन उसे अचानक घबराहट सी महसूस हुई। उसने अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसने करवट बदली, लेकिन ये बेचैनी उसके दिमाग से हट नहीं रही थी। शिवानी और बाकी लड़कियां जब गेट के बाहर निकली, तभी काले कपड़े पहने 4 लोग धीरे से घर के पिछले हिस्से के अंदर घुसने लगे। उनमें से एक आदमी ने धीरे से घर का पिछला दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कोई आवाज मत करना, जल्दी से अंदर बढ़ो, एक आदमी फुसफुसाया। और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए और अंधेरे में छिपकर हॉल की ओर बढ़ने लगे।
माही ने करवट बदली, लेकिन अभी आंखें उसकी बंद नहीं हो पा रही थी। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। वो उठकर बैठ गई, अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर का नजारा सामान्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। तभी उसे एक परछाई दिखी। माही की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। ये कौन हो सकता है? उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। माही का दिल जोरों से धड़कने लगा। हॉल के दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। टक टक। माही का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। हॉल की सारी लाइट बंद थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई घर के अंदर आ गया है। अचानक दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई, लेकिन इस बार तेज तेज, बार बार वो टक 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 की आवाज कर रहा था। माही ने घबराकर कदम पीछे लिया। मॉम डैड, वो हल्के से बुदबुदाई, लेकिन उसे याद आया कि वे आराम कर रहे थे। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? उसका मन सवालों से उलझ गया। माही ने हल्के कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जब वो हॉल के करीब पहुंची, तभी अचानक कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। माही के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। जैसे ही पीछे माही ने मुड़कर देखा, उसे वहां पर टीना खड़ी नजर आई। उसकी सांसें तेज हो गई और टीना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे माही ने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं मुझे कुछ ऐसा क्यों लगा कि जैसे कोई और ही है। माही की आवाज और हल्का सा डर था, जो उसकी नजरें झपकाने और उसकी बेचैनी को दिखा रहा था। टीना ने माही को देखा और हंसी से कहा, तुम भी कितनी डरपोक हो माही। मैं ही थी, बस पानी लेने आई थी। टीना ने माही के सामने पानी का जग रखा और एक इस कदर साधारण तरीके से कहा, जैसे कुछ भी अजीब नहीं हुआ हो। माही ने कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन उसने राहत की सांस ली और सोचा, शायद कुछ नहीं है, बस मेरी गलतफहमी थी। टीना अपने कमरे में चली गई और माही वहीं खड़ी होकर उनकी तरफ देखने लगी। एक अजीब सा संतुलन था, जहां उसे अंदर से डर लग रहा था, लेकिन सामने की स्थिति सामान्य लग रही थी। हालांकि अंदर अंदर वो एक सोच से घिरी हुई थी। इसी बीच बाहर चार लोग, जो अभी तक घर के बाहर खड़े थे, धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य साफ था, चौधरी हाउस के अंदर घुसकर उन्हें बंधक बनाना। चार अजनबी लोग जो घातक इरादों से भरे हुए थे, एक के बाद एक कमरे में दाखिल होते जा रहे थे। हर कदम के साथ एक डर का साया उनके ऊपर मंडरा रहा था, और न जाने कब तक ये खतरनाक सिचुएशन उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर असर दिखाएगी। चारों ने पहले नीचे से कमरे में प्रवेश किया, जो यशवंत और यामिनी का कमरा था। जैसे उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, दोनों पर पिस्तौल तान दी। एक आदमी ने गुस्से में कहा, चुपचाप यहां से बाहर हॉल में आओ, और अगर कोई भी चालाकी की तो गोली मार दूंगा। यशवंत और यामिनी पूरी तरह से सन्न पड़ गई। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों शांति से बाहर की ओर बढ़े, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन पल सामना किया हो। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने हॉल में आई माही की ओर बढ़ा दी पिस्तौल और कहा, तुम भी बाहर आ जाओ। उन्होंने माही को धमकाते हुए कहा। माही का दिल मानो जमीन पर बाहर कूदने लगा, लेकिन उसने खुद को सीमित रखा। उसने उस पिस्तौल को देखा, जैसे ही उसने आवाज सुनी, सही सलामत बाहर आओ। माही का मन पूरी तरह से डूबने लगा था, लेकिन तभी एक और आदमी ऊपर की तरफ बढ़ा। टीना के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने उसी काले कपड़े वाले आदमी से कहा, यहाँ कोई नहीं बच सकता। टीना ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो आदमी उसके सामने खड़ा था। तुरंत पिस्तौल उसके चेहरे पर तान दी। टीना का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबराई हुई नजरों से उस व्यक्ति को देख रही थी। अब चौधरी हाउस के चारों परिवार के सदस्य बंधक बना लिए गए थे। उन अजनबियों ने उन्हें कब्जे में ले लिया था। किस प्रकार की चालाकी करने की कोई कोशिश की तो गोली मार गिरने की लगातार धमकी मिल रही थी। एक आदमी ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल किया, बॉस, हम उन्हें बंधक बना चुके हैं, बताइए क्या करना है। फोन पर एक भारी आवाज आई, मेरे अगले आदेश का इंतजार करो, अभी कुछ नहीं करना। अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। माही और टीना दोनों अपने अपने जगह पर खड़ी थी, और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। माही के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में चमक की गहरी चिंता थी। उसने एक सवाल बार बार उबर रहा था, क्या इन लोगों का इरादा सिर्फ डराने का है, या वो सच में कुछ बुरा करने वाले हैं? टीना की आंखों में भी डर था, लेकिन उसने खुद को और माही को शांत करने की कोशिश की। कुछ करो माही, वो धीमी आवाज में बोली। माही ने भी धीमे से कहा, चुप रहो, मैं कुछ सोच रही हूँ। उन दोनों के चेहरे पर चिंता और डर का एक जटिल मिश्रण था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखकर खुद को मजबूत करने की कोशिश की। अब सब कुछ ऐसा मोड़ पर था। चार अजनबी लोग चौधरी हाउस में घुसे थे। उनके पास हथियार थे और इरादा साफ था। सबके मन में हड़कंप मच गया था, लेकिन माही और टीना के लिए युद्ध केवल शुरुआत था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज तो साफ थी, उन्हें किसी भी कीमत पर इससे बाहर निकलना ही था। क्या होगा आगे? किन लोगों ने इनको किडनैप कर लिया था? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों 158वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। 4 लोगों ने माही के पूरा परिवार को किडनैप कर लिया था। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर गहरी निर्भरता फैली थी। चांदनी और अपनी चांदनी की चादर बिछाए हुए चीज को चुपचाप निहार रही थी। लेकिन सिंघानिया हाउस के अंदर इस खामोशी के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी थी। युवराज सिंघानिया अपने कमरे के रूम में सोफे पर गहरी नींद में था। उसकी आंखें सांसें एक समान चल रही थी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ हो। उसने हल्के हल्के सांसें कमरे में शांति की ओर भी गहरा बना रही थी। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका तेजस्वी व्यक्तित्व और भी निखर रहा था। पास रखी वाइन की आधी बोतल और खाली पड़ा गिलास इस बात का सबूत थे कि उसने रात में कुछ सोचते सोचते पिया था। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। घड़ी की टिक-टिक युवराज की सांसों के साथ लयबद्ध चल रही थी, लेकिन इसी बीच कमरे के बाहर कोई साया हल्की हल्की आहटों के साथ बढ़ रहा था। युवराज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वो गहरी नींद में डूबा होगा तभी कोई उसकी ओर बढ़ रहा होगा। हॉल में हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो, लेकिन युवराज की नींद इतनी गहरी थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दरवाजे पर दरार में एक परछाई कमरे के अंदर झांक रही थी। वो शख्स कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे किसी सही मौके का तलाश कर रहा हो। उधर चौधरी हाउस में माही की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे हालात और बिगड़ते जा रहे थे। चारों अजनबी पूरे घर में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। यशवंत, यामिनी, माही और टीना अब उनके बंधक बन चुके थे। उनके चेहरे पर घबराहट की चिंता साफ झलक रही थी। बॉस ने कुछ नहीं बताया कि आगे क्या करना है, बस बोले कि मेरे कॉल का इंतजार करो। काले कपड़ों में खड़े एक आदमी ने दूसरे से कहा। दूसरे ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अभी कुछ मत करो। बॉस पहले युवराज सिंघानिया के बारे में पता लगा रहे होंगे। उसके लिए तो हमने इस लड़की को बंदी बनाया है। यह सबसे अच्छी कमजोरी है उनकी। माही ने जैसे सुना उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। क्या? युवराज सिंघानिया? क्या इसका मतलब युवराज भी खतरे में है? उसने मन ही मन सोचा। माही की सांसें तेज हो गई। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि युवराज के लिए भी डरने लगी थी। तब पेशे से टीना के उसके कार में आंकते हुए कहा, देखा, एक बार फिर युवराज की वजह से हम सबकी जान खतरे में है। मुझे तो लगता है कि जब तक हमारी जान नहीं जाती इन लोगों को चैन नहीं मिलेगा। फिर उसने ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या मुझे इस दिन का सुकून भी नहीं मिल सकता? अभी थोड़ा टाइम पहले तो हम सब खुश थे, अब देखो। टीना को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर उन आदमियों में से एक ने कहा, अरे ओ लड़की, क्या कर रही है? चुपचाप सोफे पर बैठ जाओ वरना गोली मार दूंगा। उसकी बात सुनकर टीना तो डर के मारे सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो डर के मारे कांपने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे गोली मत मारना, मैं तो बस भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये कहते हुए टीना अपने होठों पर उंगली रखते हुए वहां सोफे पर चुपचाप किसी छोटे बच्चे की तरह बैठ गई, जैसे उसको अभी किसी ने टीचर ने डांट लगाई हो। माही भी अब मन ही मन सोचने लगी, मैंने युवराज से शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी। आज मेरी इस नादानी की वजह से मेरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। इधर युवराज अपने अलग ही सपनों में खोया हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ही घर में कोई घुस आया है। परछाई धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर आ रही थी। कदमों की आहट इतनी धीमी थी कि अगर कोई जाग भी रहा होता तो उसको सुनना मुश्किल होता। सोफे के पास पहुंचकर वो शख्स कुछ देर खड़ा रहा। युवराज सिंघानिया, तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो ना? देखो अब तुम्हारा ही खेल कैसे खत्म होता है। उसने मन ही मन अपने आप से कहा। वो धीरे धीरे युवराज की तरफ झुका और एक कागज उसके ऊपर रख दिया और वहां से जाने लगा। लेकिन वो जैसे ही कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहा था वो एक बड़े से फ्लावर पॉट से टकरा गया, जिसकी वजह से फ्लावर पॉट नीचे गिरा और टूट गया और इतनी तेज आवाज हुई कि उसको सुनते ही युवराज की आंखें खुल गई। युवराज हड़बड़ा उठा। उसकी आंखें एकदम चौंक गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह आवाज कैसी थी? उसने खुद से सवाल किया। उसने तेजी से चारों ओर देखा। कमरे का माहौल वही था, लेकिन कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी नजर फर्श पर टूटी फ्लावर पॉट पर पड़ गई, जिसकी मिट्टी बिखरी हुई थी। कमरे में उसकी खुशबू फैली हुई थी। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि एक इंसान के शरीर की गंध लग रही थी। युवराज ने धीरे धीरे कदमे के साथ कदम बढ़ाई। उसने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सब शांत था। फिर उसकी नजर सोफे के पास पड़े एक कागज पर पड़ी। ये यहाँ कैसे आया? उसका माथा सिकुड़ गया। उसने धीमी आवाज में कदमों से कागज उठाया। उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। युवराज की आंखें छोटी हो गई और वह पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि उसके कमरे में कोई तो आया था।
युवराज ने कागज को मुट्ठी में भींच लिया और तेजी से दरवाजा खोला। वो गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधा सिक्योरिटी रूम की ओर बढ़ा। गार्ड्स अपने ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन युवराज के चेहरे का गुस्सा देखकर उनकी रूह कांप गई। क्या अभी अभी कोई अंदर आया था? उसकी आवाज गूंज उठी। सभी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। हेड गार्ड अर्जुन ने आगे बढ़कर जवाब दिया, सर हम पूरी तरह से अलर्ट थे, कोई अंदर नहीं आया। युवराज की आंखें गुस्से से जल उठी। उसने कागज उनकी ओर फेंकते हुए कहा, तो ये क्या है? ये कहां, कौन अंदर कैसे रख के गया? गार्ड्स ने कागज उठाया, पढ़ा। उनके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गई। सर ये तो, तुम सब बेवकूफ हो, युवराज दहाड़ा। मेरे ही घर में कोई मेरे कमरे तक आ गया और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। गार्ड चुपचाप खड़े थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कैमरे चेक करो फटाफट, युवराज गरजा। अर्जुन ने झट से सिक्योरिटी रूम के मॉनिटर ऑन की और पूरी रात की फुटेज देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आ रही थी। युवराज के चेहरे पर हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाया। जिसने भी ये किया है वो आम इंसान नहीं, बेहद चालाक है। लेकिन उसे इस पता नहीं था कि यह खेल सिर्फ सिंघानिया हाउस तक सीमित नहीं था, बल्कि माही और उसका परिवार भी इस खेल का हिस्सा थे। वहां भी उन लोगों को बंधक बना लिया गया था। उसने वो कागज सिक्योरिटी गार्ड से वापस लिया और उस नंबर को देखते हुए वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो अपने कमरे में वापस पहुंचा और सोफे पर बैठ गया। वहां सब कुछ वो पहले सुकून भरी नींद में सो रहा था। वहां उसकी आंखों में नींद का अब नामो निशान भी नहीं था। उसकी नजरें और उस कागज पर लिखे हुए नंबर पर अटक गई। उसका मन असमंजस में था कि वो उसे कॉल करना चाहिए या फिर वो किसी का भद्दा मजाक तो नहीं, ये कोई जाल हुआ तो। उसके मन में सवालों का तूफान मच गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगर ये कोई मजाक भी है तो मुझे इसका सच पता लगाना ही होगा, उसने मन ही मन अपने आप से कहा और नंबर पर कॉल करने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल उठाकर वो नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजने लगी। ट्रिंग ट्रिंग। कुछ सेकंड बाद फोन उठा लिया गया और सामने से एक भारी भरकम आवाज आई, हेलो मिस्टर सिंघानिया। ये कहकर वो आदमी चुप हो गया। कौन हो तुम? युवराज ने गुस्से में पूछा। दूसरी तरफ से थोड़ी हंसी की आवाज आई और फिर बोला, आज तुमने जो किया है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। तुमने मेरे बेटे को उठाया है ना, अब देखो मैं क्या क्या करता हूं। युवराज का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसकी मुट्ठी कस गई और सांसें तेज हो गई। युवराज को तुरंत समझ आ गया कि कौन है। जोगिंदर। उसने धीरे से नाम लिया। उसके मुंह से नाम सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से जोरदार ठहाका गूंजा। हाँ, मुझे पहचान लिया ना? जोगिंदर की हंसी एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अब तक तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो ही गया होगा सिंघानिया, जोगिंदर ने कहा और फिर से हंसने लगा। युवराज की आंखों में नफरत की चिंगारी जल उठी। उसने गुस्से में कहा, ताकत? तुम्हारी ताकत सिर्फ गिदड़ों वाली है जोगिंदर, जो चुपके से आते हो, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। ओह, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मिस्टर सिंघानिया। जोगिंदर फिर से हंसा। तो यहीं से तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगा लो। तुम खुद देखो कि मैं तुम्हारे घर तक, तुम्हारे बेडरूम तक आ सकता हूं, और ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं, शायद इसलिए आना पड़ा होगा। फिर एक गहरी सांस ली और आगे बोला, मैं चाहता तो तुम्हें पहले ही कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर यह तरीका चुना ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि मेरी ताकत क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूं। युवराज के चेहरे की नसें खिंच गई। उसने जबड़े कस लिए और उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? बहुत सीधी बात है सिंघानिया। जोगिंदर की आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसमें धमकी की धार थी। आज सुबह तुमने मेरे बेटे माधव को किडनैप किया। बस इतना चाहता हूं कि तुम उसे छोड़ दो। और अगर मैं नहीं छोड़ता तो? युवराज ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर नहीं छोड़ा तो? तो चौधरी हाउस में मेरे आदमियों ने तुम्हारी बीवी और उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया है। देखते हैं तुम कैसे नहीं छोड़ोगे। युवराज का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। क्या? उसने चौंकते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी माही, उसकी बहन, माँ बाप, सब मेरे आदमियों के कब्जे में है। अगर माधव को आजाद नहीं किया गया तो? इतना कहते ही जोगिंदर जोर जोर से हंसने लगा। युवराज की आंखों में खून उतर आया। अगर उन्हें एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा जोगिंदर। हो, तो यह मुझे पसंद आया। जोगिंदर फिर से हंसा, लेकिन इस बार हंसी से ज्यादा क्रूरता थी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है सिंघानिया। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। या तो मेरा बेटा लौटा दो या फिर अपने बीवी, उसके परिवार को आखिरी बार देखने की तैयारी करो। टिक 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 टिक। युवराज की मुठ्ठियां इतनी कस गई, उसके नाखून भी हथेलियों में चुभने लगे। फोन कट चुका था। युवराज ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फोन को जोर से दीवार पे दे मारा। धड़ाम। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए।
लेकिन युवराज को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थी। जोगिंदर, उसने गहरी सांस ली। अब तूने जंग छेड़ दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें परिवार को बीच में लेकर आने की क्या जरूरत थी? आमने सामने की लड़ाई करता। दूसरी ओर चौधरी हाउस के हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। माहे, टीना, यामिनी, यशवंत सोफे पर बंधे हुए थे। चार नकाबपोश आदमी उनके चारों ओर खड़े थे और हाथों में बंदूकें थी। माहे की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। तुम लोग कौन हो? हमें क्यों कैद किया है? कुछ तो बताओ, माही ने गुस्से में पूछा। लेकिन नकाबपोश चुप थे। टीना रो रही थी। माही, ये लोग हमें मार देंगे क्या? अब ये सब युवराज की वजह से हो रहा है। मैं क्या एक बार जिंदा बच जाऊं, उसके बाद युवराज को तो मैं देखती हूँ, टीना ने कहा। माही ने उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ा। नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो टीना। लेकिन क्या ये सच था? क्या युवराज उन्हें बचा पाएगा? क्या रात में किसी की जिंदगी आखिरी साबित जिंदगी होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 159वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात के 3 बज गए थे। युवराज सिंघानी का चेहरा कठोर था। आंखों में गुस्से की चिंगारी जल रही थी। उसकी नसें तन चुकी थी। माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें भी चमक रही थी। 3 घंटे, उसने धीमे से खुद से कहा। 3 घंटे में उसे फैसला करना था। या तो माधव को छोड़ना था या फिर माही और उसके परिवार को मौत के मुंह में जाने देना था। लेकिन युवराज सिंघानिया हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली। फोन उठाकर एक नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग, घंटी बज रही थी। जल्दी उठा वसीम, वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। हेलो मालिक, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, वसीम ने फोन उठाते ही कहा। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी और सांसें तेज चल रही थी। युवराज का दिल धक धक से रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या जोगिंदर के आदमियों ने वसीम के अड्डे पर हमला कर दिया? फिर उसने घबराई हुई आवाज में वसीम से पूछा, वसीम, क्या 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 हुआ? तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? वसीम की आवाज में पछतावा था। मालिक, आपने मुझे माही मैडम पर नजर रखने के लिए उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिया था, लेकिन मैं फेल हो गया। जोगिंदर के आदमियों ने चौधरी हाउस में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया है। उसने पूरी बात बताई। युवराज की सांसें थम गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा इमोशन लेस था। कोई झटका नहीं, कोई घबराहट नहीं। वो पहले ही जान चुका था कि उसने धीरे से जवाब दिया। मुझे पता है, जोगिंदर ने मुझे खुद कॉल करके बताया और धमकी भी दी है कि अगर अगले 3 घंटे में उसका बेटा माधव घर नहीं पहुंचा तो चौधरी हाउस को तबाह कर देगा। फिर उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, अब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं वसीम। हमें जो करना है इसी वक्त में करना होगा। वसीम ने घबराई हुई आवाज में कहा, मालिक, हम क्या करें? अगर हमने माधव को नहीं छोड़ा तो माही मैडम और उनका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। आप ही बताइए कि क्या करें? युवराज ने आंखों में बंद की और कुछ पल सोचा। फिर उसने धीरे से कहा, माधव मेरा इक्का है वसीम, मैं इसे इतने आसानी से नहीं छोड़ सकता। लेकिन मालिक, वसीम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन युवराज ने उसको बीच में रोक दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जोगिंदर को यूं जीतने नहीं दूंगा। उसने मेरी बीवी को बंधक बनाकर मुझे झुकाने की कोशिश की। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली शिकारी है कौन। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। वसीम, तुम अभी के अभी अपने सारे लोगों को चौधरी हाउस के आसपास तैनात कर दो। और हाँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम वहां पर हमला करने वाले हैं। समझ गए मालिक, वसीम ने धीरे से कहा। और हाँ, युवराज ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लिए एक खास गाड़ी तैयार रखो। माधव को उस गाड़ी में बैठाकर मैं खुद जोगिंदर के पास जाऊंगा, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी होगा। युवराज ने घड़ी देखी। सिर्फ 1 घंटा अब बच गया था। वो एक काले रंग की कार में बैठा और ड्राइव करते हुए चौधरी हाउस की तरफ निकल पड़ा। पिछले सीट पर माधव बैठा था। उसका मुंह टेप से बंधा हुआ था और हाथ रस्सियों से जकड़े हुए थे। अब देखते हैं जोगिंदर, तू अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है। युवराज के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। खेल शुरू हो चुका था। युवराज अपनी काली गाड़ी में तेज रफ्तार से चौधरी हाउस की ओर बढ़ रहा था। सड़कें सूनी थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वसीम उसके पीछे अपने आदमियों के साथ चलने लगा, तो वह युवराज को किसी भी हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता था। बस थोड़ी देर और, युवराज ने खुद से कहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चौधरी हाउस में क्या होने वाला था। चौधरी हाउस का माहौल डरावना हो चुका था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा था। एक नकाबपोश का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर देखा, बॉस का कॉल था। उसने हाथ के इशारे से बाकी नकाबपोशों को चुप रहने का इशारा किया। श्श। फिर उसने कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर डाल दिया। युवराज सिंघानिया घर से निकल चुका है। वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। जल्दी से लड़की को लेकर निकलो और अपने अड्डे पर पहुंचो। ये जोगिंदर की आवाज थी। माही और टीना की सांसें रुक गई। यशवंत और यामिनी की हालत अब भी खराब थी। डर के मारे बेहोश होने की कगार पर आ गई थी।
नकाबपोशों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बॉस, बाकी लोगों का क्या करना है? एक नकाबपोश ने पूछा। बाकी सबको बेहोश कर दो और चौधरी हाउस में ही छोड़ दो, जोगिंदर ने अपने कड़क अंदाज में कहा। ठीक है बॉस, उस नकाबपोश ने जवाब दिया और कॉल कट दिया। कॉल कटते ही चारों नकाबपोशों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ शैतानी की चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे यशवंत और यामिनी की तरफ कदम बढ़ाए। अगले ही पल थप थप दोनों के सिर पर पिस्तौल की बट मारी गई। आह! वे दर्द से कर्रा भी नहीं पाए और बेहोश होकर नीचे गिर गए। मॉम डैड! माही और टीना एक साथ चीख पड़ी। उनके दिलों में गुस्सा था, लेकिन वे बंधी हुई थी, बेबस थी, और माही की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। टीना डर से कांप रही थी। अब चारों नकाबपोश माही और टीना की तरफ बढ़ने लगे। बॉस ने लड़की को लेकर आने के लिए कहा था, उनमें से एक नकाबपोश ने कहा। लेकिन कौन सी लड़की? दूसरे नकाबपोश ने पूछा। चारों नकाबपोश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अबे कॉल करके पूछ लेते कि कौन सी लड़की को लेकर जाना है, उनमें से एक ने कहा। नहीं, माही अचानक बोल पड़ी। तुम्हारे तुम्हारे बॉस ने मुझे ही लेकर जाने को कहा होगा। मुझे ले जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। चारों ने माही की तरफ देखा। माही का चेहरा दृढ़ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर छिपा था। सही कह रही है क्या? उन्होंने पूछा। अगर ये गलत निकली तो हम इसे ले गए तो बॉस गुस्से में हम गोलियों से उड़ा देगा, दूसरे नकाबपोश ने कहा। तो अब क्या करें? चारों सोच में पड़ गए। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? एक नकाबपोश ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। दोनों को उठा लेते हैं, जो बॉस के काम की होगी वो रख लेंगे, दूसरी को हम रख लेंगे। उसकी आवाज और आंखों में वासना की आग जल रही थी। बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर घिनौनी हंसी में शामिल हो गए। माही और टीना दोनों ने उनकी बातें सुनकर डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उनके दिलों के धड़कन तेज हो गई। तुम लोग जानवर हो, माही गुस्से में चीखी। अरे वाह, इसमें तो हिम्मत भी है, एक ने कहा और ठहाका लगाया। माही और टीना के शरीर में झुरझुरियां दौड़ गई। टीना की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, प्लीज नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। माही ने अपनी बहन को देखा और एक गुस्सा भड़क उठा। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं युवराज सिंघानिया की पत्नी हूं। अगर उसने देख लिया तो तुम सबको जिंदा जला देगा, उसने गुस्से में कहा। लेकिन लगापोश हंस पड़े। युवराज सिंघानिया? जब तक यहाँ पहुंचेगा हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। चलो लेकर चलो इनको, उन बाकी को और देखते हुए कहा। जैसे एक नकाबपोश ने माही की तरफ हाथ बढ़ाया, माही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे पर एक लात मार दी। आह! वो नकाबपोश पीछे हट गया। हरामजादी! उसने गुस्से में माही के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। माही का सिर झटके से पीछे हुआ और उसके होठों से खून निकल आया। टीना जोर से रोने लगी। माही ने अपना चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम सबको इसके लिए पछताना पड़ेगा, माही ने उनको धमकी देते हुए कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक नजर अपनी छोटी बहन टीना पर डाली, जो डरी हुई थी और कांप रही थी। टीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। शायद वो डर से सुन पड़ चुकी थी। नकाबपोश ने माही के बाल पकड़कर जमीन पर धक्का दिया। अब बहुत हो गया, इसे गाड़ी में डालो, उसने बाकी साथियों के साथ देखते हुए कहा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! टीना जोर जोर से चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नकाबपोशों में से एक ने उसके झट से मुंह पर हाथ रख दिया। चुप रहो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक मोटी आवाज आई। माही ने देखा कि उनके सामने खड़ा आदमी बाकी तीनों से कुछ अलग था। वो लंबा, मजबूत और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। शायद यही उनके लिए भयानक मिशन का लीडर था। अब बहुत होया, इन दोनों को उठाओ और गाड़ी में डालो, लीडर ने आदेश दिया। चारों ओर ने मिलकर माही और टीना को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लिया। सुबह की हल्की हल्की किरणें फैली हुई थी, लेकिन ये सुबह माही और टीना के लिए अंधकार से भरी थी। बाहर एक काले रंग की वैन खड़ी थी, जिसका दरवाजा पहले से खुला हुआ था। छोड़ दो हमें, माही ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। टीना ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के सामने वे लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने दोनों बहनों को गाड़ी में फेंक दिया और दरवाजा बंद किया और गाड़ी पूरी रफ्तार से चल पड़ी। माही ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। गाड़ी मुंबई के बांद्रा इलाके से निकलकर ऐसी रोड की ओर होते हुए कल्याण की तरफ जा रही थी। हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? माही ने गुस्से में पूछा। जहां तुम्हारा नसीब लिखा जाएगा, पीछे से एक ठंडी आवाज आई। टीना ने घबराकर माही का कसकर हाथ पकड़ लिया। माही अब क्या होगा? माही ने अपनी बहन को डर को महसूस किया और उसे दिलासा देने के लिए कहा। कुछ नहीं होगा टीना, हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन वो खुद भी जानती थी कि इतना आसान नहीं होगा। उधर युवराज की कार तेजी से चौधरी हाउस के बाहर आकर रुकी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुसते ही तेज निगाहों से चारों ओर देखने लगा। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आकर सब कुछ तहस नहस कर गया हो। फर्श पर बिखरा हुआ सामान गवाही देख रहा था कि यहाँ पर कुछ भयानक घटित हुआ हो। माही, टीना, माही, कहाँ हो तुम? युवराज जोर जोर से चिल्लाया।
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जैसे ही उसकी नजर हॉल पर पड़ी, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सामने जमीन पर यशवंत और यामिनी बेसुध पड़े थे। अंकल, आंटी! युवराज घबराकर उनकी ओर भागा। उसने झुककर यशवंत का चेहरा थामा, उसकी नब्ज टटोलने लगा। उनकी सांसें धीमी थी लेकिन वे होश में नहीं थे। युवराज के माथे पर पसीना छलक आया। कोई पानी लेकर आओ, वो जोर से चिल्लाया। वसीम दौड़ता हुआ आया और पानी की बोतल लेकर आया। युवराज ने जल्दी से पानी के छींटे यशवंत के चेहरे पर मारे और कुछ ही पलों में यशवंत की पलकें हल्के हल्के हिली। अंकल, अंकल, आंखें खोलिए अंकल! यशवंत की पलकें धीरे धीरे कांपी और उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की। उनकी सांसें तेज और लड़खड़ाती हुई चल रही थी। कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन शब्द जुबान तक नहीं पहुंच रहे थे। युवराज ने उनकी हथेली को कसकर पकड़ा और लगभग चीखते हुए पूछा, अंकल, अंकल, क्या हुआ? माही और टीना है कहाँ? क्या होगा आगे? क्या युवराज दोनों को बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 160वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वसीम दौड़ते हुए आया और पानी की बोतल पकड़ाई। युवराज ने जल्दी से पानी के छींटे यशवंत के चेहरे पर मारे। कुछ ही पलों में यशवंत की पलकें हल्की हल्की हिली। अंकल, अंकल, हुआ क्या? माही और टीना कहाँ चली गई? यशवंत का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उनकी आवाज कांप रही थी। यशवंत के कांपते होठ खोले और उनकी आवाज थरथरा रही थी। वो माही और टीना को उठा कर ले गए हैं। इतना कहकर उनकी सांसें तेज हो गई और वो हाँफने लगे। युवराज के चेहरे की नसें तन गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने यामिनी की ओर देखा, वो बेहोश पड़ी थी। वसीम, इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। वसीम ने हड़बड़ाते हुए कार मंगवाई और यशवंत और यामिनी को अस्पताल लेकर जाने की तैयारी करने लगा। दो आदमी दौड़कर आए। उन्होंने यशवंत और यामिनी को उठाया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, यशवंत ने अपनी कांपती आवाज में युवराज को पुकारा, बेटा, बेटा, माही को बचा लो, वो बहुत डरी हुई होगी। युवराज की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने यशवंत का हाथ थामा और दृढ़ आवाज में कहा, अंकल, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। युवराज के शरीर में जैसे गर्म लावा दौड़ने लगा। उसकी मुठ्ठियां कस गई और आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। जोगिंदर, उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तेरा आखिरी समय आ गया है। तेरी मौत अब मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। गुस्से में जलता हुआ युवराज अब शेर की तरह चौधरी हाउस से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी एक ही झटके में चौधरी हाउस से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। युवराज की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला चमक रहा था। दूसरी तरफ सड़क सुनसान थी और लेकिन एक काली वैन बेहद तेजी से भागती जा रही थी। अंदर माही और टीना दोनों बैठी थी। उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। माही की आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रही थी। उसकी नजर उन नकाबपोश गुंडों पर पड़ी जो सामने बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बॉस ने सिर्फ एक लड़की को उठाने को कहा था, एक नकाबपोश ने धीरे से कहा। तो फिर किसे लेकर जाना है ये तो नहीं बताया ना, दूसरे ने कहा। नकाबपोश हंस पड़े। अरे बॉस को जिस लड़की की जरूरत होगी वो तो बाद में तय होगा। वैसे भी एक को छोड़ने की क्या जरूरत है? दोनों ही हमारे किसी न किसी काम तो आएंगी ही। उनकी गंदी हंसी सुनकर माही और टीना दोनों का दिल कांप गया। टीना के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन माही ने अपने डर को छुपाते हुए दृढ़ता से कहा, तुम लोग जो कर रहे हो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किसको तुम उठाकर लेकर आए हो। जब युवराज को पता लगेगा और युवराज जब आएगा तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। नकाबपोश में से एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वाह, बड़े बहादुर बन रही हो तुम। गाड़ी तेजी से कल्याण के जंगलों की ओर बढ़ रही थी। धूल भरी सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा था, लेकिन ढाबा आम नहीं था। यह जोगिंदर का अड्डा था, जहां उसके गुंडे दिन रात मंडराते रहते। अंदर गंदगी फैली थी, शराब की बोतलें इधर उधर पड़ी थी और दीवारों पर गोलियों के निशान थे। जोगिंदर टेबल पर बैठा सिगार पी रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। जैसे ही वैन अंदर आई, उसके गुंडे दौड़कर बाहर आए और दरवाजा खोला। बॉस, लड़कियां आ गई हैं। जोगिंदर ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और माही व टीना को देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। बहुत खूब। वह उठा और उनकी तरफ बढ़ गया। माही और टीना दोनों को घसीटते हुए वैन से बाहर निकाला गया। घसीटते हुए ढाबे के अंदर लेकर गए और वहां बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का टेबल था, जिसके पीछे एक विशालकाय आदमी बैठा था। जोगिंदर आ गई, जोगिंदर ने अपने मोटे और डरावने अंदाज में कहा। माही और टीना को उसके सामने फेंक दिया गया। टीना रो रही थी, लेकिन माही की आंखें पूरी हिम्मत से भरी थी। इतनी हिम्मत, लगता है तुझे तोड़ने में मजा आएगा, जोगिंदर ने हंसते हुए कहा। मुझे तुम जैसे कुत्तों से डरने की जरूरत नहीं, माही ने कहा। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। जोगिंदर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ माही के गाल पर जड़ दिया। टीना ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली।
माही के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने सिर झुकाकर कोई कमजोरी नहीं दिखाई। अब तो मुझे और भी मजा आएगा, जोगिंदर ने ठहाका लगाया। अब जोगिंदर के चेहरे पर अभी मुस्कान बनी हुई थी। उसकी आंखें टीना के ऊपर टिकी थी। वो जितना टीना को देखे जा रहा था, उतनी ही टीना उसे पसंद आ रही थी। उसने टीना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, देखो देखो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। आओ, इधर मेरे पास आकर बैठो। जोगिंदर ने गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो गए। टीना भी डर के मारे कांपने लगी। जोगिंदर ने जब टीना को इस तरह कांपते हुए देखा तो कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं का महाराज हो और अपने किसी आदमी को हुक्म सुना रहा हो। टीना इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि आगे बढ़ने के बजाय उल्टा 2 कदम पीछे हट गई। उसने पीछे हटते हुए माही को जोर से गले लगा लिया। टीना चाहे दूसरों के साथ जितने भी बड़े बड़े खेल खेलती थी, लेकिन अब उसके जान पर ही बनी थी तो वो छोटे बच्चे की तरह डरने लग जाती थी। माही ने भी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, टीना डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जोगिंदर की आंखें अभी भी उन दोनों पर जमी हुई थी। क्या हुआ, सुना नहीं क्या? तुम मेरे पास आना नहीं चाहती? ठीक है, कोई बात नहीं, जोगिंदर ने कहा। और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और टीना की तरफ कदम दर कदम बढ़ाने लगा। टीना वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया। जब जोगिंदर टीना के पास आया और उसे टीना का हाथ पकड़ना चाहा, तभी माही ने घूर कर देखने लगी। उसने जोगिंदर का हाथ रोकने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद माही ने उसका हाथ अपने मुंह के पास खींचा और जोर से काट लिया। साली! जोगिंदर को गुस्सा आ गया। माही ने उसके हाथ में दांत गड़ा दिए थे। जोगिंदर आग से बबूला हो गया। उसे गाली देने के बाद उसने माही के बाल पकड़ लिए और उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। एक पल के लिए माही हवा में उछली और फिर जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम! उसके बाद माही गुस्से में चिल्लाई, दूर रहो मेरी बहन से, नहीं तो अपनी जान से जाएगा। उसकी आंखों में दर्द के मारे आंसू आ गए थे, लेकिन उसे अपनी बहन की सुरक्षा की चिंता थी। भले ही उसका शरीर कमजोर था, फिर भी वो टीना के साथ कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकती थी। ओह, अपनी मौत को बुलावा दे रही हो तुम, जोगिंदर ने कहा। फिर उसने अपना पैर उठाया और अपने भारी जूते से माही के चेहरे पर लात मारने ही वाला था। उसने अपना पैर जितना ऊपर हो सकता था ऊपर उठा लिया था। अपनी तरफ जोर से आता हुआ जूता देखकर माही जोर से चिल्लाई, नहीं। लेकिन इससे पहले कि जूता उसे लगता, वो अपनी जगह से उछल गई। जोगिंदर का जूता जमीन पर लगा। अच्छा, तुम्हें अपनी बहन से बहुत प्यार है ना, उसका ध्यान रखने का बहुत शौक है ना तुम्हें, जोगिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जोगिंदर नाम है मेरा, और मैं जिसे मारने की ठान लूं, उसे खुद भगवान भी आकर नहीं बचा सकता, समझी? फिर उसने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक अच्छा मौका देता हूं, पर उसके लिए एक शर्त है। जोगिंदर ने यह कहकर माही की आंखों में देखा। ना जाने क्यों माही को उसकी आंखों में देखकर पसीना आने लगा। उसे समझ आ गया कि जोगिंदर उसके सामने कोई ऐसी शर्त रखने वाला था जिसे पूरा करने के बजाय वो मरना पसंद करेगी। हाँ, तो शर्त यह है, जोगिंदर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें आज मुझे खुश करना पड़ेगा। अगर तुम मान जाती हो तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। भले ही जोगिंदर ने आज तक माही जैसी सुंदर लड़की को नहीं देखा था, लेकिन अब वो देख पा रहा था कि माही बहुत ही खूबसूरत है। अंजलि ने उसे माही के बारे में कुछ बताया नहीं था। ये बस यही कहा था कि माही एक मजबूत लड़की है और वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन जो कुछ जोगिंदर ने सामने देखा, और वो सुंदर लड़की को देख रहा था, लेकिन अब वो समझ गया था कि माही की जान उसके परिवार में बसती है। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने वाली थी। जोगिंदर को अब माही की सबसे कमजोरी नस मिल चुकी थी। उधर माही ने धीरे से टीना को गले लगाया और चुप करवाने लगी। उसकी आंखों में टीना के लिए प्यार और दया उमड़ आई थी। अब वो उसे हर हाल में देख नहीं सकती थी। माही, मुझे बचाओ, टीना ने सुबकते हुए कहा। उसे जोगिंदर का चेहरा देखने में भी डर लग रहा था। टीना की बात सुनने के बाद खुद माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने टीना की तरफ देखा और जोर से बोली, हाँ टीना, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसने अपनी बात खत्म की और भारी नजरों से जोगिंदर की तरफ देखा। जोगिंदर उसकी आंखों में देखते ही समझ गया, माही को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। टीना की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। माही ने उसे अपने बाहों में कसकर खींच लिया और जैसे उसे दुनिया की हर बुरी चीज से बचा लेगी। लेकिन सामने खड़ा वो हैवान जोगिंदर ठहाके लगाकर हंस रहा था। तो क्या सोचा तुमने माही? जोगिंदर ने अपनी आंखों में संकीर्ण करते हुए कहा, अपनी बहन को बचाने के लिए मेरी ये शर्त मान लोगी या फिर मेरी दया पर छोड़ दोगी? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस टीना को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुद की सांसें अनियमित हो गई थी।
जोगिंदर की बातें सुनकर उसका खून खोल उठा था। छोड़ दो हमें, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, माही ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। जोगिंदर एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। दुश्मनी? उसने व्यंग्य से कहा। दुश्मनी तो अब शुरू होगी माही, जब तुम मेरे पैरों में नीचे झुकोगी। उसके इशारे पर खड़े दो गुंडे पास आए। टीना ने भय से माही की कमीज पकड़ ली। मैं कहती हूं छोड़ दो हमें। माही की आवाज अब तेज और गुस्से भरी थी, लेकिन जोगिंदर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और अगले ही पल एक गुंडे ने टीना की कलाई पकड़ ली और उसे खींचने लगा। टीना! माही चीखी। टीना बुरी तरह कांप रही थी। उसके मुंह से बस फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही थी। अब तो तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं माही, या तो मेरी शर्त मान लो, खुद को मेरे हवाले कर दो, या फिर अपनी बहन को देख जो अब बचने वाली नहीं। माही के हाथ की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत की झलक भी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर जोगिंदर की आंखों में देखते हुए एक कदम आगे बढ़ी। ठीक ठीक है, मैं मानती हूं तुम्हारी शर्त, माही ने कहा। जोगिंदर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बस यही तो चाहता था, उसने कहा। लेकिन अगले ही पल माही ने जोगिंदर के चेहरे पर जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया। तू क्या सोचता है मैं इतनी कमजोर हूं? वहां गर्जी। जोगिंदर ने अपना गाल पकड़ लिया। वो कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके गुंडे भी चौंक गए। फिर जोगिंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने माही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माही पहले से तैयार थी। उसने जोर से अपना घुटना जोगिंदर के पेट पर दे मारा। उफ! जोगिंदर दर्द से करहा उठा और पीछे हट गया। भागो टीना! माही जोर से चिल्लाई। टीना अब भी डर से कांप रही थी, लेकिन माही की आवाज में कुछ ऐसा था जो हिम्मत दे गया और वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन गुंडों ने उसे घेर लिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, भगवान मुझे हिम्मत देना। फिर उसने पूरी ताकत लगा दी और एक गुंडे को कोहनी मारी, दूसरे की आंखों में धूल झोंकी और तीसरे को धक्का दे दिया। अब जोगिंदर पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। तू नहीं बच पाएगी माही, उसने दांत पीस कर कहा। अब क्या होगा आगे? क्या युवराज के आने से पहले ही माही और टीना यहां से भाग पाएगी? क्या युवराज उनको आकर बचाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।